वेलकम अगेन टू फिजिक्स क्लास। वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का डे 2 है। डे 1 में हमने बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करी थी, आज भी वही करेंगे। क्या बेसिक कंसेप्ट्स? हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और हमारा फेवरेट फॉर्म ऑफ एनर्जी है बिकॉज हम उसको केवल एक बटन दबा करके यूज़ कर सकते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम उस इलेक्ट्रिसिटी को यूजेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि बल्ब में, ट्यूबलाइट में हम उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से हमारे हीटर में, गीज़र में, अवन में हम उसको हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, तो या आपके फ़ैन में या कूलर में आप उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हो। तो जिस फॉर्म में आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हो उस तरह का इलेक्ट्रिक अप्लायंस बना करके और आप उस इलेक्ट्रिसिटी को यानी उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हो उस यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जिस फॉर्म में आप एनर्जी को यूज़ करना चाहते हो। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो यही है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब हमको जो भी तरह की एनर्जी मिलती है, जैसे कि सन से हमको सनलाइट मिल रही है, ओशन से हम थोड़ी मैकेनिकल एनर्जी बना ले रहे हैं, या हमने थर्मल पावर प्लांट बना रखा है, हमने हाइड्रो पावर प्लांट बना रखा है, हम विंड मिल्स बनाते हैं, हमने अपने सोलर पैनल बनाए हुए हैं, न्यूक्लियर एनर्जी भी हमारे पास है। हम हर तरीके से कोशिश करते हैं कि कैसे ना कैसे जो भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमको मिलते हैं हम उनको इस तरह से यूज़ करें कि जो भी एनर्जी वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी एक्चुअली हमको देते हैं उसको हम कन्वर्ट कर सकें इलेक्ट्रिसिटी में। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज़ मोस्ट ईजी टू यूज़ टाइप ऑफ एनर्जी। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने के लिए हमारे पास एक वायर होना चाहिए। सबसे पहले इन लास्ट क्लास डे 1 हमने वायर के बारे में बात की। वायर में क्या होता है कि वायर एक ऐसा पीस ऑफ मेटल है जिसमें एटम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, जिस एलिमेंट से वो बना हुआ है, वो वायर बना हुआ है, उस एलिमेंट के एटम्स होते हैं। मेटल्स के एलिमेंट की खास बात क्या है कि मेटल्स के एलिमेंट जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते क्यों हैं? क्योंकि उनके एटम्स के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम इनको बोलते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था कि एक लैटिस फॉर्मेशन है हर किसी मेटल का। अगर हम वायर देखें तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली कॉल्ड फ्री बिकॉज दे आर फ्री टू मूव फ्रॉम देयर प्लेसेस। वो एक एटम से दूसरे एटम में ऐसे ही जंप करते रहते हैं जब तक उनको किसी सोर्स ऑफ एनर्जी से यानी किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं किया जाता। हमने सेल का एग्जाम्पल इस तरह से लिया था। हमने कहा कि जी जो सेल होता है उसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, बीच में केमिकल भरा हुआ होता है और दोनों टर्मिनल्स पर ऑपोजिट चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो चार्ज को हमने डिफाइन किया कि चार्ज क्या है? चार्ज इज़ अ फिजिकल कंडीशन ऑफ हैविंग सरप्लस और हैविंग डेफिशिएंसी और सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ सरफेस। हाँ, चार्ज एक फिजिकल कंडीशन है ऑफ हैविंग सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी मतलब शॉर्टेज, कमी। तो किसी भी सेल के 2 टर्मिनल्स पे चार्ज क्यों है, पॉजिटिव और नेगेटिव? क्योंकि उस सेल के अंदर कुछ केमिकल भरा हुआ है, उस केमिकल में केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से एक टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दूसरे टर्मिनल पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं। तो जिस टर्मिनल ने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई, यानी प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स जिस टर्मिनल पे जाके इकट्ठे हो गए वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि वो सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरह से हमारा सेल होता है। अगर सेल के दोनों टर्मिनल से हम हमारे वायर को कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, तो एक सर्किट बन जाता है। सर्किट क्या है अभी बात करते हैं। पहले थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि हमने कहा था कि फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q इज़ करंट। हाँ, तो हम वापस इसके ऊपर आते हैं, करंट के ऊपर थोड़ी बात और करनी है हमको। लेकिन क्योंकि ये जो हमारा हमने कहा था कि वायर को हमने बैटरी से जोड़ दिया,
अगर आप वायर को बैटरी से जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, वायर को बैटरी से जोड़ने पर एक ऐसा पाथ बन जाएगा। समझो ये वायर है इतना लंबा और आपके पास एक सेल था, ये इसके ऊपर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज था। हमने एक वायर लेकर के उसे मोड़ के ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो ये सबसे सिंपल टाइप का एक सर्किट है। इसमें कोई की नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस नहीं है, मतलब कि हमने इसमें कोई बल्ब नहीं जोड़ा है, कुछ और भी चीज़ नहीं जोड़ी है, केवल वायर है। वायर में क्या होगा कि जब आपने इस तरह से इनको कनेक्ट कर दिया है तो फ्रॉम द सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वो जगह है नेगेटिव टर्मिनल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का सरप्लस है, तो सरप्लस वाली जगह से इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टू द इलेक्ट्रोड विच हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स की तरफ देयर विल बी अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की बात करते हैं, लेकिन इनसाइड अ वायर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट दैट फ्री टू मूव वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ द एटम्स ऑलरेडी देयर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी समझते हो ना, मास और वॉल्यूम का रेशियो। मेटल्स हैं, मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। 9th क्लास में मैटर पढ़ते समय हमने ये जिक्र किया था कि जो मेटल्स होते हैं या जो सॉलिड्स होते हैं जनरली उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। तो अगर हमारे वायर में जगह ही नहीं है चलने की, हाँ ऐसा है अगर आपने इसको जोड़ दिया बैटरी से, यू हैव कनेक्टेड इट, ऐसे करके आपने इसको सेल से जोड़ दिया। सेल और बैटरी के बीच में फ़र्क पता चल गया ना आपको। सेल एक सिंगल होता है, बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मल्टीपल सेल जोड़ दोगे तो वो बैटरी हो जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले टर्मिनल से ऐसे इलेक्ट्रॉन कम इलेक्ट्रॉन वाले टर्मिनल तक यानी पॉजिटिव टर्मिनल तक मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इनसाइड द सर्किट नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है। हाँ, मैं मेरी इस बात को अलग तरीके से बोलूँगा थोड़े टाइम बाद, आप याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, चार्ज का मूवमेंट नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऐसे होता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में एक छोटी सी जानकारी ये रख लें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है विद नेगेटिव चार्ज। 9th क्लास में हालांकि हम ये बात पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होता है उसको वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। हाँ, दिस इज द चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। हाँ, इसे हम यूज़ करेंगे इसलिए आपको बताया है। तो हमारा वायर जब बैटरी की कांटेक्ट में आया तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग गए। इस इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को या इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम करंट बोल रहे हैं, है ना, करंट बोल रहे हैं हम इसको। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही कहा था हमने। हाँ, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। I इक्वल टू Q/T, Q यानी चार्ज अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डिनोमिनेटर में टाइम, Q/T मतलब चार्ज अपॉन टाइम, कूलॉम्ब अपॉन सेकेंड, C/S या एम्पियर, है ना। जैसा कि हमने कहा था कि साइंटिस्ट के नाम पे, आंद्रे मारी एम्पियर के नाम पर हम इसका नाम रखते हैं एम्पियर। तो एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिक करंट की, उसके बारे में एक छोटी सी बात ये समझें कि जब फ्लो होता है इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का,
तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मतलब नेगेटिव चार्ज का फ्लो, ये जब इसके अंदर होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो हमने कहा था कि ये बहुत तेज़ नहीं हो सकता क्योंकि वायर के अंदर एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर बहुत छोटी जगह पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अगर चल रहे होंगे तो एक तो वो आपस में रिपेल करेंगे, दूसरा इनके पूरे रास्ते में एटम्स हैं, जिन एटम से मिलकर के ये वायर बना है, यानी इस वायर के कंस्टिट्यूएंट एटम्स जो हैं वो इनके लिए हर्डल का काम करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, तो इनकी स्पीड बहुत कम होती है। हाँ, इनकी स्पीड को हम कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। हाँ, ड्रिफ्ट स्पीड क्या है? द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ वायर ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ, इलेक्ट्रॉन के फ्लो या आप कह लें करंट फ्लो जब होता है किसी वायर में, तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है उसको हम ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली लेस, दिस इज जस्ट 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, इट इज़ वेरी लेस, इतना कम चल पाता है। हाँ, 1 मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ? 1 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर, 10⁻³ मीटर, इतना कम मीटर चल पाता है वो 1 सेकेंड में। ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं कि एक्चुअली जब सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा होता है तो हो क्या रहा होता है। हाँ, इस बात को, इस कंसेप्ट को समझने के लिए अभी हमको कंसेप्ट ही ज़्यादा समझने हैं, है ना। आपकी बुक में बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है, हालांकि हमको वर्ड बाय वर्ड पढ़ लेना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन एलैबोरेट करने के लिए एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा क्योंकि नहीं है, तो हम कुछ वीडियोज़ वगैरह यूज़ कर लेते हैं तो हमको बात समझ में आ जाएगी। देखें कि ये एक, समझो एक सेल है 1.5 वोल्ट का, और इसको एक वायर के साथ में जोड़ा हुआ है और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, एक अप्लायंस लगा दिया, बड़ा सिंपल सा सर्किट है। तो इस सर्किट के अंदर क्या होगा ये देखने के लिए आप इसे ध्यान से देखो, जो बात हम अभी कर रहे थे कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, एटम्स तो इन्होंने दिखाया ही नहीं, एटम्स होते हैं लेकिन फ्लो एटम्स का तो नहीं होता, तो एटम्स को इन्होंने इनविजिबल कर दिया है। इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं और एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्ज के टाइम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टाइम क्या होता है। हाँ, दीज आर एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, नेगेटिव टर्मिनल जहाँ पर सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये वाला, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देयर इज सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो होगा। हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि आपने महसूस किया होगा कि कभी आपके मोहल्ले में लाइट गई हुई हो ना, कभी पावर कट हो जाता है ना, रात का टाइम है, सब लोग बाहर निकल गए, कोई छत पे चला गया। अब कभी आपने देखा हो कि सब लोग बाहर आ जाते हैं, गर्मी का दिन है, कोई एसी नहीं चल रहा, कूलर नहीं चल रहा, कुछ नहीं, गर्मी लग रही है सबको, तो बाहर सब देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि भाई अभी तो लाइट आ जाएगी, लाइट है, तो वो आ जाती है। जैसे ही पावर सप्लाई होती है तो एक झटके में सब जगह पूरे मोहल्ले में लाइट एक साथ आती है। ऐसा थोड़ी होता कि एक मकान से दूसरे में आई, फिर दूसरे से तीसरे में आई, ऐसे तो नहीं होता। ये पानी की तरह से तो फ्लो नहीं होता है ना। आपकी बुक में वाटर का एग्जाम्पल है, उसको थोड़ा सा छोड़ देना, कमज़ोर एग्जाम्पल है, वो पोटेंशियल डिफरेंस समझाने के लिए उन्होंने पानी का एग्जाम्पल लिया है, वो अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन आपने ये महसूस किया होगा कि लाइट एक साथ आती है, आपके सारे घर के जो बल्ब हैं वो ऑन कर दिया आपने, और मेंस जो पावर सप्लाई है वो बंद है। आप वो मेंस को ऑन करो, जैसे ही ऑन करोगे सारे अप्लायंसेस एक साथ काम करने लग जाएंगे, सारे बल्ब एक साथ जल जाएंगे। तो अगर सिर्फ 1 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलता है तो यहाँ से यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँच जाता है?
तो इसका मतलब इट कांट बी, ऐसा हो नहीं सकता कि सारा का इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचे तभी सर्किट कंप्लीट हो और लाइट जले। हाँ, इसका मतलब कुछ और बात हो रही है। तो वो क्या बात हो रही है वो समझने के लिए आप इस सर्किट को देखें कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप इन इलेक्ट्रॉन्स पर नज़र रखो कि इनका क्या हो रहा है ना। ये वाले जो दिख रहे हैं हमको, इसको देखो कि इनका एक्चुअली क्या हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स पुश करते हैं आगे, हाँ, अगले इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं। हाँ, पुश करना इज ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ठीक है, जब आप किसी को धक्का दे देते हो, आप समझो कि आप एक क्यू में खड़े हुए हो और आपने अपने सामने वाले को धक्का दे दिया, तो एक्चुअली आपने क्या किया, आपने एनर्जी ट्रांसफ़र की है सामने वाले को। 9th क्लास में वर्क एनर्जी पार पढ़ा था। जो फोर्स आप लगाते हो, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, उस फोर्स की वजह से, जो फोर्स आपने उस बंदे पे लगाया उस वजह से आपने उसके ऊपर कुछ वर्क किया। दैट वर्क डिपेंड्स अपॉन कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। आपने जो धक्का दिया उससे वो आदमी कितनी दूर जाके गिरा, उस पर डिपेंड करता है आपका वर्क। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो कॉस थीटा है, हम ये मान लेते हैं कि अभी आपने जिस डायरेक्शन में धक्का दिया आदमी उसी डायरेक्शन में जाएगा, मूवमेंट होगी उसकी। तो ये वर्क डन है और वर्क डन या एनर्जी एक ही बात है। तो बेसिकली जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहे हैं, वैसे जैसे क्यू में खड़े हुए आपने किसी बंदे को पुश किया, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ने इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया। क्यों पुश किया? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। एक जैसे चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्शन होती है। तो ये इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉन्स खुद स्लो चलते हैं 1 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, ड्रिफ्ट स्पीड से, लेकिन जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो बड़ा क्विक होता है। जैसे ही धक्का दिया अगले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी पास हो गई, अगले इलेक्ट्रॉन ने और अगले इलेक्ट्रॉन को पुश किया। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से पास होती है, एक्सट्रीमली फास्ट। हाँ, और ये जब पास होती है, ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है, तो हम कहते हैं कि ये तो फ्लो ऑफ करंट हो गया। हाँ, तो ये इस तरह से करंट जा रहा है, एनर्जी फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द सर्किट। हाँ, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट हम ये समझें कि ये फ्लो ऑफ एनर्जी है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, ये बात समझ में आती है आपको। अब आप देखो कि हमारा जो सर्किट है, उस सर्किट में हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जब से यूज़ करना शुरू किया साइंटिस्ट ने, और उन्होंने जब सर्किट्स बनाने शुरू किए, उस समय उनको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था। और वो ऐसा मानते थे कि किसी सोर्स ऑफ एनर्जी से या बैटरी से एक पॉजिटिव चार्ज चलता है, हाँ, और वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल मूव करता है, और यही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। तो हम करंट को ये माना करते थे कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तब जानकारी थी ही नहीं। बाद में जब पता चला कि अच्छा, एटम के अंदर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन की फॉर्म में, नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन तो बाहर रहता है, और पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन कभी बाहर आ ही नहीं सकता। इसलिए फ्लो ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड द सर्किट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। उसका बाहर निकलना ही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, प्रोटॉन के अलावा फिर बस न्यूट्रॉन रह गया, तो कोई और तो पार्टिकल है नहीं चार्ज पार्टिकल, या तो प्रोटॉन मूव करेगा या तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो प्रैक्टिकली जब हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमको क्लियर हो गया, तब हमें ये बात भी क्लियर हो गई कि इस वायर में पॉजिटिव टर्मिनल, जो कि हम अब तक बताते आए हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट होता है, वो बात गलत है हमारी। एक्चुअली तो प्रोटॉन्स या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कभी मूव कर ही नहीं सकते, वो एटम से बाहर निकल ही नहीं सकते। These are actually the free electrons
जो बाहर भी निकलते हैं एटम से और फिर वो फ्लो भी करते हैं इनसाइड द वायर। और क्योंकि वो इनसाइड द वायर फ्लो करते हैं, हाँ, वायर के अंदर क्योंकि वो फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, इस वजह से क्या होता है कि उन इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से यहाँ पे कोई अप्लायंस अगर आपने लगा दिया तो उनकी कुछ एनर्जी वगैरह जो है वो कन्वर्ट भी होती है, हम देखते हैं अभी दोबारा। लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि जब हमें ये पता चल गया कि पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल का मूवमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हाँ, एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड अ सर्किट ही होता है, तो फिर हमने कहा कि एक काम करें कि अब तो ये हो नहीं सकता, बहुत सर्किट बना चुके हैं हम ऑलरेडी जो कि बहुत बड़े बड़े जो कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने के लिए या बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ में यूज़ हो रहे हैं ऑलरेडी, तो वी कैन नॉट चेंज इट ओवरनाइट, और अगर हम चेंज करेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा जिससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो लेट अस डू वन थिंग कि हमें नॉलेज तो है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, लेकिन हम जो पहले से कर रहे थे, पहले से जो हम ये मान रहे थे पॉजिटिव टू नेगेटिव, हम करंट का डायरेक्शन वही दिखाएंगे। हाँ, अब हमें पता तो चल गया कि ये नहीं है, ये बात इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, लेकिन ये जो करंट हम दिखा रहे थे इसी को दिखाते रहेंगे और इसका नाम रख देंगे कन्वेंशनल करंट। हाँ, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का ऑपोजिट होता है, और जो आप लिखते हो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, हाँ, जो हमारा करंट का डेफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो दरअसल कन्वेंशनल करंट ही है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट वो नहीं है। हम जिसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, जिसको हम I से डिनोट करते हैं, दैट इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ चार्ज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है, लेकिन करंट को हम कन्वेंशनल करंट, यानी कन्वेंशनल का मतलब ये कि जिसको हम एज अ रूल, हमने एक रूल बना दिया कि भाई ऐसे ही माना जाएगा, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब कन्वेंशनली इसको हम करंट मानते हैं, और करंट का डायरेक्शन आप हमेशा याद रखना, आप हमेशा करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ही लिखोगे। जब आप नेगेटिव टू पॉजिटिव लिखते हो तो एक्चुअली आप लिखते हो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट लिखते हो। वो I नहीं है, वो I के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने वाला करंट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आपका I इक्वल टू क्यू अपॉन टी इज कन्वेंशनल करंट। हम इस चैप्टर में और इसके बाद कभी भी, चाहे वो मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, जब भी हम करंट बोलेंगे तो इट गोज विदाउट सेइंग कि ये कन्वेंशनल करंट की बात हो रही है। देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूज़न कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा है, वो ठीक है, हमें पता है, लेकिन जो करंट हमारा है वो हमेशा सर्किट डायग्राम्स में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ही दिखाया जाएगा। तो अब हम वापस चलते हैं वहीं। देखें कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, हमको ये बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो धीरे से आगे पुश करता है, हाँ, फ्रॉम द टर्मिनल हैविंग सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो पुश करता है आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स को, और इस तरह से वो अपनी कुछ एनर्जी सामने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, और ये चेन चल जाती है और फिर यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। ये एनर्जी जब इस बल्ब में जाएगी तो इस बल्ब के अंदर एक सर्किट है, ये बल्ब का फिलामेंट दिख रहा है हमको, हाँ, बल्ब के अंदर भी वायर है जो एक इधर से जुड़ा हुआ होगा, एक इधर से जुड़ा हुआ होगा। तो जब करंट जाएगा ऐसे तो इसमें से भी होके निकलेगा, और जब इसमें से होके निकलेगा तो फिर जो एनर्जी है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं, दैट एनर्जी partially gets converted into heat and subsequently
light, and we use the light part of that energy in a bulb. हाँ, बल्ब किस लिए है? बल्ब केवल लाइट के लिए है और कुछ नहीं। तो हमने उसको अगर सर्किट में जोड़ दिया तो उसमें से जब करंट पास होगा तो उस करंट की वजह से, हाँ, जो करंट इसमें से पास होगा उस करंट की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाएगी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, हीट में और लाइट में। हीट में ही ज़्यादा होती है फिलामेंटस बल्ब में, तो लाइट में कम होती है, लेकिन उतनी लाइट जितनी हमें मिलती है इससे वो हमारे काम आ जाती है। तो खैर देखें कि ये इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है। तो अब हम इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा अगर इसके अंदर देखें तो ये एक वायर ऐसा, हाँ, दिखता है आपको। इसमें से यही एनर्जी यानी ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है इसके अंदर से होकर के, और फिर यहाँ पर फिलामेंट में देयर इज सम एनर्जी ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी गेट्स कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ, ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी हमको दिख रहा है यहाँ पे, ये लाइट की फॉर्म में हमारे काम आ जाता है। तो ये सबसे बेसिक और सबसे सिंपल टाइप के सर्किट की बात हो रही है। ये बात हम यहाँ पे समझ गए कि फ्लो ऑफ करंट इस तरह से दिखाया जाएगा। अब मैं आपको वापस उस बात पे लेके आता हूँ कि हमने कहा कि I = Q/T, और एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो भी हमने लिखा था ऊपर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। हाँ, हमारा जो करंट है उसमें Q इज चार्ज, T इज टाइम। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा। इनफैक्ट आपकी NCERT में क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूँ आपको। NCERT में आप अगर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में जाओगे, इन टेक्स्ट समझ गए आप, ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें अगर आप जाओगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलॉम ऑफ चार्ज। 1 कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैलकुलेट करो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलॉम ऑफ चार्ज अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लो, Q = NE। ये फॉर्मूला याद कर लो, वेयर Q is the charge, N is number of electrons, and E is जो हमने लिखा था अपनी शीट पे, चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, दैट इज, इसका वैल्यू हमें पता है, दिस इज 1.6 × 10⁻⁻19। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 कूलॉम्ब, यानी Q इज गिवन 1 कूलॉम्ब। E हमें वैसे ही पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। तो N निकालना इजी है। N अगर हमको निकालना है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो। तो N के लिए क्या फॉर्मूला बना, N = Q/E। हाँ, हमने इस E को उठा के Q के नीचे रख दिया, तो Q तो 1 है, N = Q तो 1 है, E की जगह 1.6 × 10⁻⁻19 लिख देंगे। ये जो 10⁻⁻19 है, हाँ, 1.6 × 10⁻⁻19, ये बहुत छोटा नंबर है। इसका मतलब है 1/10⁻⁻19। 10⁻⁻19 मतलब 1 के आगे 19 0 लगा दें, तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 को
आप अगर कैलकुलेट करो तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 को तो ऊपर भेज देते हैं तो +19 हो जाएगा। एक पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से तो ये ऊपर जा कर के 10 हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 5/8, तो ये हो जाएगा 6.25। 8 की टेबल चल रही है तो 48, देन 420 एंड देन 540, तो 6.25 इंटू, अब ये क्या हो गया 5/8 है तो ये 0.625 है, तो इसको 6.25 करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ से एक 10 माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻18। 6.25 इंटू 10⁻18 इज अ ह्यूज नंबर। हाँ, 6.25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एक बहुत बड़े नंबर को, 1 के आगे 18 जीरो लगे हुए हैं। हाँ, इतने बड़े नंबर को, यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के सिर्फ एक कूलॉम चार्ज बनाते हैं। तो आप सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना छोटा है। हाँ, इट्स अ वेरी स्मॉल चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो मुद्दे की बात यह है कि आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लें, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये Q = Ne याद कर लें। तो हमें क्या पता चल गया कि जो हमारा I = Q/T है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ, हमारे इलेक्ट्रिक करंट की जो बात कर रहे हैं हम, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, दैट इज एक्चुअली कन्वेंशनल करंट। एक्चुअली वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल नहीं जाता, लेकिन इन अ सर्किट हम उसको ऐसा ही दिखाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि बाकी हमारी बुक में और भी क्या क्या क्वेश्चंस हैं, हम उनको पहले डिस्कस करते चलें, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए कहीं भी, और इसमें देख भी लें कि क्या क्या पढ़ा है हमने। तो देखो, अब आप इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात पढ़ रहे हो। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक छोटा सा सर्किट यहाँ भी बनाया हुआ है, एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इसको भी देख लेते हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल के लिए अब देखो क्या लिखा है, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। जैसा 9th क्लास में करते थे, यहाँ भी वही होगा कि आप गिवन लिख लें। जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिखती है तो सबसे पहले ये देखें कि उसमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, और उसकी यूनिट अगर एसआई यूनिट में ना हो तो आप उसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लें। तो गिवन यहाँ पे क्या है, 0.5 एम्पियर, इसका मतलब करंट ऑफ 0.5 एम्पियर is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes। टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। अब मिनट इज नॉट SI यूनिट, इसे मिनट में कन्वर्ट, सेकंड में कन्वर्ट करें, 10 × 60 करेंगे तो 600 सेकंड हो जाएगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, Q हमसे पूछा जा रहा है। तो सिंस I = Q/T, we can say Q = I multiplied by T, I into T, where I is 0.5 ampere and time is 600 सेकेंड। हाँ, तो ये पॉइंट हटा लिया करो तो नीचे एक 10 बन जाएगा, 5 × 6 = 30, यानी 300 कूलॉम का चार्ज का यूनिट कूलॉम होता है, तो 300 कूलॉम या 300 C। इस तरह से I = Q/T के सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके यूनिट टेस्ट में, आपका जो ये क्लास टेस्ट इन दिनों होने वाले हैं, या फिर अभी पीरियडिकल्स हुए होंगे या होंगे, तो आप उनमें देखेंगे तो आपको इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट की बात है। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? हमने क्या करा, एक वायर को पकड़ा और उसको
एक सेल के 2 एंड्स पर जोड़ दिया। हाँ, तो उसमें क्या हुआ सर्किट में, देखो हमने कहा कि वो जो सर्किट था उस सर्किट में करंट चल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब चाहे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन हम यही कहते हैं कि करंट चल रहा है, और करंट मतलब कन्वेंशनल करंट। अब हम जब भी करंट बोलेंगे कन्वेंशनल करंट बोलेंगे। तो ये जो सर्किट है, इसको आपको अगर ये कहा जाए कि आप सर्किट को डिफाइन करो, व्हाट इज अ सर्किट, व्हाट डू यू मीन बाय सर्किट, तो हम क्या लिखेंगे कि जो सर्किट है इज अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ। सर्किट क्या है, क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच द चार्ज और करंट कैन फ्लो। अगर कहीं भी ये टूट गया बीच में, हाँ कहीं भी बीच में इसमें कुछ डिसरप्शन आ गई, तो फिर हम नहीं कह सकते ये कि ये सर्किट है। हाँ, फिर करंट फ्लो होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा फिर। तो अगर हमें करंट फ्लो करवाना है तो ये सर्किट जुड़ा हुआ होना चाहिए। इट शुड बी क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ। हाँ, तो सर्किट कैन बी डिफाइंड एज अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच चार्ज और करंट कैन फ्लो। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। हाँ, यूनिट ऑफ करंट तो हमने कहा ही था कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। बड़ा सिंपल सा, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है उसे भी देख लेना चाहिए कभी कभी। क्या लिखा है कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज दिस। अब देखो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आपको कि यहाँ पे हमको लिखा था कि इक्विवेलेंट टू द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कूलॉम्ब विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इज नियरली nearly 6 into 10 to the power 18 electrons. We know that an electron possesses a negative charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो जब हम एक्चुअल कैलकुलेशन करते हैं तो 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। हाँ, इतना इलेक्ट्रॉन, हाँ, द SI यूनिट ऑफ electric charge is coulomb which is equivalent to the charge contained in nearly 6 into 10 to the power 18 electrons। तो 6.25 is the actual figure जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। इस बात को ध्यान रखना, हमारी बुक में 6 लिखा है लेकिन ये एक्चुअली 6.25 होता है, और आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। 6 आंसर नहीं आएगा, इन्होंने भी नियरली लिखा है। हाँ, तो द इलेक्ट्रिक करंट, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन्स होते हैं, है ना। जैसे हमने बोल दिया 6.25, आप बोलोगे कि सर बुक में तो 6 ही लिखा है, तो बुक में शॉर्टकट मार दिया उन्होंने, अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू लिखी है, अपन एग्जैक्ट वैल्यू दे रहे हैं। अब 6.25 याद रखना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। हाँ, और आपको याद नहीं रखना है, बेसिकली आपको तो कैलकुलेशंस कैसे की जाती है ये पता चलना चाहिए। तो और देखें, द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट आंद्रे मारी एम्पियर। 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। हाँ, 1 एम्पियर कैन बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड, है ना। हम भी यही कह रहे थे, हम कह रहे थे कि 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट which flows through the circuit when 1 coulomb of charge passes through it in 1 second। तो इन्होंने उसको बिल्कुल सिंपली ये बोल दिया, द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड।
This is the definition of 1 ampere, that is 1 ampere equal to 1 C upon 1 S, यानी 1 कूलम upon 1 सेकेंड। स्मॉल क्वांटिटीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ, माइक्रो, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 3 is milli, 10 to the power minus 6 is micro, 10 to the power minus 9 is nano, 10 to the power minus 12 is pico. An instrument called ammeter measures electric current in a circuit. किसी सर्किट में कितना करंट है, कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है, उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अमीटर बोलते हैं। हाँ, कल की क्लास में जब हम सर्किट के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, सर्किट के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, तो मैं आपको ये अमीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टैट, वायर की ये सब दिखाऊंगा, है ना। मेरे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे, मैं वो सब चीज़ें दिखाऊंगा कौन सी चीज़ कैसी होती है। तो अभी तो ये चलो ठीक है, आप पढ़ लो कि जो भी लिखा है कि ये स्कीमेटिक डायग्राम है। हाँ, फिगर 12.1 shows the schematic diagram of a typical electric circuit comprising a cell, an electric bulb, an ammeter and a plug key. Note that the electric current flows in the circuit from positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and ammeter. ठीक है, that means we are talking about conventional current. I जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं वो कन्वेंशनल करंट है। ठीक है, तो अप टू दिस पॉइंट आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर, आपको बातें समझ में आ गई होंगी। हाँ, और अब हम इसके आगे जब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज के बारे में बात करेंगे। करंट के बारे में हम बात कर चुके, सर्किट की डेफिनेशन हमें पता चल गई, हमें चार्ज पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि किसी वायर में एक्चुअली करंट फ्लो क्यों होता है। आज हमने सीखा किसी वायर में करंट फ्लो कैसे होता है और वो किस तरह से किसी बल्ब को जला देता है। तो फ्लो ऑफ करंट इनसाइड अ वायर, जो कंसेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, दैट इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो बहुत स्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से, स्लो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो बहुत तेज़ चलती है। हाँ, ऑलमोस्ट उतनी तेज़ जितनी तेज़ लाइट चलती है। लाइट की स्पीड 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। लगभग उस स्पीड से वो एनर्जी चलती है और बहुत तेज़ी से वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाती है। तो in our next class we will discuss about potential difference, that is the most important concept। तो आप potential difference के बारे में आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है एक बार रीडिंग करो, बहुत आसानी से आपको बातें समझ में आ जाएंगी और फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा तो आप उसको टैली कर पाओगे। ठीक है, बाकी बातें कल की क्लास में। थैंक यू।